वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन साइंस किलर क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की भी अपने चैनल पर तैयारी करा रहे हैं। तो यूजीसी नेट का एक फिर से मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इससे पहले भी एक मॉडल पेपर हमारे चैनल पर है। तो यूजीसी नेट जो दिसंबर 2025 में परीक्षा होनी है उसके लिए हम मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं। 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर है और बिल्कुल परीक्षा में हूबहू प्रश्न आपको इसमें से मिल सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, शिक्षण का सर्वोत्तम रूप कौन सा है? ए यात्रिक रटन विधि, बी अनुभव आधारित शिक्षा, सी व्याख्यान विधि, डी अनुशासनात्मक विधि। तो शिक्षण का जो सर्वोत्तम रूप माना जाता है वो माना जाता है आपका अनुभव आधारित शिक्षा। बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। पहला का जो है बी ऑप्शन इसमें सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। शिक्षक की सबसे बड़ी भूमिका क्या है? बी ए ज्ञानदाता, बी मार्गदर्शक, सी परीक्षक और डी पर्यवेक्षक। तो शिक्षक की जो सबसे बड़ी भूमिका है वो क्या मानी जाती है? वो मानी जाती है मार्गदर्शक। शिक्षक जो होते हैं मार्गदर्शक होते हैं, मार्ग दिखाने वाले होते हैं। तो ये जो है इसका बी पॉइंट, बिल्कुल बी वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में प्रतिक्रिया फीडबैक का उपयोग किस लिए किया जाता है? थोड़ा सा इसको स्क्रीन पे कर लेंगे, अब दिखेगा। शिक्षण प्रक्रिया में प्रतिक्रिया फीडबैक का उपयोग किस लिए किया जाता है? विद्यार्थियों को नियंत्रित करने हेतु, शिक्षण की प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु, अंक देने हेतु, सूचना संग्रह हेतु। तो इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षण की प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु। उसके बाद चौथा प्रश्न लेंगे, शिक्षण कला है ये किसका कथन है? ए अरस्तु, बी सुकरात, सी जॉन एडम्स, डी रूसो। तो ये कथन है आपका जॉन एडम्स का, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। ये कथन है जॉन एडम्स का, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, माइक्रो टीचिंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए शिक्षक का परीक्षण, दो शिक्षण कौशल का विकास, तीन है प्रशासनिक दक्षता और चौथा है पर्यवेक्षण, डी वाला। तो इसका जो सही अर्थ होगा माइक्रो टीचिंग का वो होगा शिक्षण कौशल का विकास। ऑप्शन बी इसका राइट है। क्वेश्चन 6 लेंगे, डेमोंस्ट्रेशन मेथड का प्रयोग कब प्रभावी होता है? जब विषय अमूर्त हो, जब विषय व्यवहारिक हो, जब विद्यार्थियों की रुचि ना हो, केवल परीक्षा के समय। तो जब विषय व्यवहारिक होता है तब हम ये करते हैं, तो राइट ऑप्शन होगा बी। उसके बाद अगला प्रश्न है, शोध की अंतिम अवस्था कौन सी है? ए डेटा संग्रह, बी रिपोर्ट लेखन, सी निष्कर्ष निकालना, डी परिणामों का परीक्षण। तो उसकी शोध की अंतिम व्यवस्था होती है आपका रिपोर्ट लेखन, 7 का रिपोर्ट लेखन। 8 का है, किसी घटना का कारण ज्ञात करने के लिए कौन सा शोध उपयुक्त होता है? उसके बाद ए सर्वेक्षण शोध, बी ऐतिहासिक शोध, सी प्रायोगिक शोध, डी वर्णनात्मक शोध। तो इसके लिए जो सबसे अच्छा शोध माना जाता है वो प्रायोगिक शोध माना जाता है। प्रायोगिक शोध जो होता है वो घटना के लिए माना जाता है, तो फिर राइट आंसर हो जाएगा प्रायोगिक शोध। अगली प्रश्न है, किसी शोध में वेरिएबल का अर्थ है स्थिर तत्व, बी परिवर्तनीय शोध तत्व, सी परिणाम, डी तथ्य। 1 मिनट जी, ठीक। तो वेरिएबल का जो अर्थ होता है वो होता है परिवर्तनीय तत्व। ऑप्शन बी सही होगा इसका भी। अगला प्रश्न है, साहित्य समीक्षा का उद्देश्य क्या है? ए डेटा प्रस्तुत करना, पहले से हुए कार्य का अध्ययन, सी परिकल्पना बनाना, डी निष्कर्ष लिखना। तो इसका उत्तर होगा पहले से हुए कार्य का अध्ययन करना क्या कहलाता है? साहित्य समीक्षा कहलाता है। अगला प्रश्न है, शोध का विश्वसनीयता गुणांक किसे दर्शाता है? डेटा की विविधता, मापन की स्थिरता, डेटा का औसत, या फिर चौथा पॉइंट है नीचे है उसकी यादृच्छिक त्रुटि। तो ये मापता है आपका मापन की स्थिरता को। किसको मापता है? मापन की स्थिरता को। अगला प्रश्न है, अनुसंधान में एथिक्स का अर्थ है केवल डेटा की गोपनीयता, बी वैज्ञानिक सत्यनिष्ठा और ईमानदारी,
परिणामों का प्रचार, चौथा है धन एकत्रित करना। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका वैज्ञानिक सत्यनिष्ठा और ईमानदारी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रभावी संचार में सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? ए संदेश, बी प्रेषक, सी प्रतिक्रिया, डी माध्यम। तो प्रभावी संचार में जो सबसे जरूरी तत्व है वो है आपका प्रतिक्रिया। सी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला प्रश्न, संचार में फीडबैक का कार्य है संचार का समापन, संचार को द्विदिश बनाना, शोर हटाना, सूचना संग्रह। तो इसका सही है संचार को द्विदिशा बनाना, यानी दो दिशा में बनाना, दो दिशा की तरफ। अगला प्रश्न है नॉइस का मुख्य कारण क्या है? समान भाषा, तकनीकी गड़बड़ी, स्पष्ट उच्चारण, भावनात्मक एकता। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा तकनीकी गड़बड़ी। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। प्रश्न संख्या 16 है शिक्षण में संचार किस प्रकार का होता है? एक तरफा, द्विदिश, त्रिदिश और बहुदिश। तो शिक्षण में जो संचार होता है वो किस प्रकार का होता है? तो ये होता है आपका द्विदिश। अभी पीछे ही पढ़ा है हमने, दोबारा से नोट डाल दिया है। ठीक है, दोबारा अगला प्रश्न है 17वां, संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? आदेश देना, ए, बी समझ विकसित करना, सी बहस करना, डी प्रश्न पूछना। तो संचार का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है समझ विकसित करना। बी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है मास कम्युनिकेशन का उदाहरण है शिक्षक विद्यार्थी संवाद, टेलीविजन समाचार, टेलीफोन वार्ता, मित्रों की बातचीत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेलीविजन समाचार। पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है परीक्षा परिणाम सुधारना, पर्यावरण चेतना विकसित करना, केवल सैद्धांतिक ज्ञान देना, औद्योगिक विकास बढ़ाना। सही है पर्यावरण चेतना को विकसित करना। 20वां प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है? ये प्रश्न दोबारा से रिवर्स हो गया है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम। तो इसका कारण है CO2 मुख्य रूप से। GHG है CO2, ग्रीन हाउस गैसेस। अगला प्रश्न, ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर। तो ये परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फियर में। उसके बाद अगला प्रश्न चलेंगे, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 जून, बी 22 अप्रैल और 16 सितंबर, 10 अक्टूबर। देखिए चारों चीज़ें हैं, तो ये तो क्लियर ही है कि पर्यावरण दिवस 5 जून को होता है। मैं थोड़ा सा ये भी क्लियर करा दूं, 22 अप्रैल को मनाते हैं हम पृथ्वी दिवस, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, और जो नीचे लिखा है 16 सितंबर, ये होता है विश्व ओजोन दिवस। ओजोन दिवस, ठीक है, नोट करिए। आगे बढ़ेंगे, जैव विविधता का संरक्षण किससे होता है? शहरीकरण, वन्य की कटाई, या वन्य जीव संरक्षण, या फिर जो है खनन। तो वन्य जीव संरक्षण से ही जैव विविधता का संरक्षण किया जा सकता है, जो है सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 24वां है पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? A वन, बी उद्योग, सी वर्षा, डी तापमान। तो सबसे जो बड़ा कारण है पर्यावरण प्रदूषण का वो उद्योग है इस टाइम। WWW का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, वेब वाइड वर्ल्ड, वाइड वर्ल्ड वेब, वर्ल्ड वेब विंडो। तो सही नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। URL का अर्थ है, ये प्रश्न भी रिपीटिंग है, ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिकॉर्ड लिस्ट, सी यूनिफाइड रिजल्ट लिंक, डी यूनिक रीडिंग लोकेटर। सही आंसर होगा
यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है लैन। लैन का अर्थ है ए लोकल एक्सेस नेटवर्क, बी लोकल एरिया नेटवर्क, सी लॉन्ग एरिया नेटवर्क, डी लीनियर एक्सेस नेटवर्क। राइट आंसर होगा लोकल एरिया नेटवर्क। इसी में वैन भी होता है जिसका अर्थ होता है वाइड एरिया नेटवर्क, याद रखिए। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ए कीबोर्ड, बी सीपीयू, सी मॉनिटर, डी मेमोरी। तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो सीपीयू को कहा जाता है। आसान सा प्रश्न है। कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किस लिए होता है? सेव करने हेतु, अंडू करने के लिए, रीडू करने के लिए, या फिर प्रिंट करने हेतु। तो कंट्रोल जेड का जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं अंडू करने हेतु। उसके बाद अगला प्रश्न लेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ है मौसम से संबंधित कंप्यूटर, इंटरनेट आधारित डेटा संग्रह, केवल मोबाइल एप्लीकेशन, और डी है हार्ड डिस्क स्टोरेज। तो इसका जो सही अर्थ है क्लाउड कंप्यूटिंग का वो होता है आपका इंटरनेट आधारित डेटा संग्रह। अगला प्रश्न है यदि कुछ सेब लाल हैं और कुछ लाल फल मीठे हैं तो सभी सेब मीठे हैं। बी कुछ सेब मीठे हो सकते हैं, कोई सेब मीठा नहीं, निष्कर्ष नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी वाला, कुछ सेब मीठे हो सकते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुछ सेब मीठे हो सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है सभी कुत्ते जानवर हैं, कुछ जानवर बिल्लियां हैं। तो ए कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, बी सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, सी कोई संबंध नहीं, डी निष्कर्ष नहीं। तो इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, उत्तर होगा निष्कर्ष नहीं। अगला प्रश्न है श्रृंखला पूरी करें। 3, 6, 12, 24। तो आप देख रहे हैं इसको ध्यान से, अगर देखेंगे तो 3 में 2 की गुणा करी 6, 6 में 2 की गुणा करी 12, 12 में 2 की गुणा करी 24, 24 में 2 की गुणा करेंगे, उत्तर आएगा यहाँ 48। ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन जो बी वाला है वो इसका सही होगा। अगला प्रश्न है यदि 8 बराबर 64 तो 6 बराबर क्या होगा? तो 8 चूँकि 8 8 64 यानी 8 का वर्ग होता है 64। 8 स्क्वायर लिखेंगे तो 64 आएगा, 6 स्क्वायर लिखेंगे तो 36 आएगा। राइट आंसर होगा बी। औसत हमेशा अधिकतम मान से बड़ा होता है, न्यूनतम मान से छोटा होता है, बीच का मान होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही नाम होगा आपका बीच का मान होता है। अगला प्रश्न किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थी 500 हैं जिनमें 60% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या कितनी है? तो ये अच्छा प्रश्न है, हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए 500 विद्यार्थी हैं, 500 गुणा 60/100 लगाएंगे, 2 0 से 2 0 काटे, 5 छंग हो गए 30, 300। लड़की हैं 300, बच्चे हैं कुल 500। तो 500 में से 300 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 200 बचेगा। तो लड़कों की संख्या कितनी है? 200। उसके बाद अगला प्रश्न लेंगे। एक छात्र ने 5 विषयों में औसत अंक 60 प्राप्त की। कुल अंक कितने हुए? ए 300, बी 250, सी 350, डी 400। तो राइट आंसर होगा इसका, देखिए इसका सूत्र होता है औसत बराबर होता है कुल योग बटा कुल संख्या। ठीक है, तो औसत कितना है? 60 है, कुल है नहीं, x मान लीजिए, यहाँ 5 कर दीजिए, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 60 पंजे होते हैं 300, कुल अंक थे 300। यदि किसी परीक्षा में 40 विद्यार्थी हैं और औसत अंक 45 हैं तो कुल योग होगा। तो ये भी बिल्कुल सेम है, 45 की 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमें संख्या पता चल जाएगी। 45 गुणा 40
तो ये हो गया आपका 0 का 0, 4 पंजे 20 का 0, हासिल 2, 4 चौक 16 और 2 18, 1800 बच्चे होंगे उसमें। ऑप्शन बी राइट होगा। किसी वस्तु की कीमत 400 से बढ़कर 500 हो जाती है, वृद्धि प्रतिशत क्या है? तो अगर आप इसे लिखेंगे तो 100 थी, पहले 100 बढ़ गई है, पहले कितनी थी, क्रय मूल्य कितना था इसका, क्रय मूल्य था 400, 400 की 100 से वो करेंगे यहाँ से तो कितना हो गया, 25% इसकी वृद्धि हो गई, 25% इसका उत्तर होगा। अगला है किसी वर्ग का क्षेत्रफल 81 है तो भुजा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल 81 दे रखा है तो भुजा क्या होती है, भुजा जो होती है क्षेत्रफल का अंडर रूट होती है। तो 81 का अंडर रूट निकालेंगे तो 9 हो जाएगा। भुजा बराबर कितनी हो गई, 9। अगला प्रश्न, भारत में उच्च शिक्षा का नियामक कौन है? CBSE, A, B, NCERT, C, UGC, AICTE। तो उच्च शिक्षा का नियामक भारत में कौन है? UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसकी स्थापना 1953 में हुई। CBSE जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, ये इंटर तक की एजुकेशन को देखती है। ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग NCERT है, और ये AICTE है जो टेक्निकल एजुकेशन को देखती है। UGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रश्न संख्या 42वां है। ये जो है नई दिल्ली में स्थापित है, ठीक है, नई दिल्ली में है UGC का मुख्य कार्यालय। उसके बाद इग्नू की स्थापना किस वर्ष हुई? A 1980, B 1985, C 1990 और D 1992। इग्नू की स्थापना हुई थी 1985 में। अगला प्रश्न है, NEP 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यालय शिक्षा बढ़ाना, बहुविषयक शिक्षक प्रणाली, केवल ऑनलाइन शिक्षा, एक समान पाठ्यक्रम। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है बहुविषयक शिक्षा प्रणाली। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्वयं किससे संबंधित है? तो स्वयं एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम, B शिक्षक वृत्ति, C अनुसंधान अनुदान और D परीक्षा। तो ये संबंधित है आपका ऑनलाइन पाठ्यक्रम से। प्रश्न संख्या 46 है, मूक का पूरा नाम क्या? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मल्टीपल ओपन ऑनलाइन चैप्टर, C मॉडर्न ऑनलाइन ओपन कोर्स, D मैसिव ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन क्लास। राइट आंसर होगा इसका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अगला है, नेक का क्या कार्य है? शिक्षा और मूल्यांकन और मान्यता, C B परीक्षा का संचालन, C शिक्षकों का वेतन निर्धारण, D पुस्तक लेखन। तो नेक क्या करती है? नेक जो है शिक्षा का मूल्यांकन करती है और ग्रेड देती है। अगला प्रश्न है, NIRF रैंकिंग किससे संबंधित है? कॉलेजों की गुणवत्ता, खेल प्रदर्शन, C छात्र संख्या, D वेतन स्तर। तो सही है इसका कॉलेजों की गुणवत्ता। रूसा योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? ग्रामीण शिक्षा सुधार, उच्च शिक्षा में सुधार, C प्राथमिक कौशल, D कौशल विकास। तो ये शुरू की गई थी उच्च शिक्षा में सुधार के लिए। अगला 50वां प्रश्न है, AICTE मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तकनीकी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, सामान्य शिक्षा। तो ये हमने बताया था कि AICTE की फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये तकनीकी एजुकेशन से रिलेटेड होती है, BTech इत्यादि और MTech इत्यादि से। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। इसकी PDF मैं आपको जो हैगा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।